नमस्कार। कटरिया गांव, गाजीपुर जिले का कटरिया गांव विगत एक हफ्ते से सुर्खियों में बना हुआ है। न्यूज की हेडलाइन है आत्महत्या के कारण, संवेदनाओं के कारण, राजनीति के कारण, अगड़ा पिछड़ा के कारण, और इन सब में एक नाम जो निकल कर आया, आशुतोष सिंह आसू। कौन है आशुतोष सिंह आसू? क्या है इनकी भूमिका और क्यों है इन पूरे घटनाक्रम में इनका नाम? तो इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ आशुतोष सिंह आसू जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया, आप लोगों का भी स्वागत है कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए। संवेदनशील तो सर इतना कि गांव का माहौल खराब हो गया। जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि चूंकि आने से पहले मैं गांव वालों से बात कर रहा था तो पता चला कि बहुत सरल सुलभ व्यक्ति हैं आशुतोष सिंह आसू। आज एक दबंग ठाकुर की जो छवि बन गई है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं दबंग ठाकुर नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी गर्व करना चाहिए और हर कास्ट के लोगों को अपनी बिरादरी के ऊपर गर्व करना चाहिए जिसमें उन्होंने अपना जन्म लिया है। दबंग नहीं है हम। ये जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ऐसी घटना समाज में और भी होती रहती है, पर कटरिया गांव मानो तालिबान हो गया, मानो बलि चढ़ गया। आपकी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया गया, गांव की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया गया। कैसे देखते हैं आप इसे? मेरी गांव की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया और गांव की छवि को बचाने के लिए ही मैं मैदान में उतरा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे गांव की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जितना ये मेरा आप देख रहे होंगे, जिस तरह से इन लोगों की प्रतिक्रिया इन लोगों के ऊपर, वो गांव की छवि को बचाने के लिए प्रतिक्रिया था मेरा। आशुतोष जी, आप कौन होते हैं गांव की छवि को बचाने के लिए? किसने अधिकार दिया? जैसे कि देखिए, बहुत सिंपल बात है। ये एक जनमानस में ये फैला हुआ है कि जिस आप पद पर बैठे हुए हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो या ग्राम प्रधान हो, सिर्फ विकास कार्य के लिए। प्रधान नाली खड़ंजे के विकास तक सीमित नहीं है, इसके ऊपर और भी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और भी सबके दुख सुख में शामिल होने की जिम्मेदारियां हैं। हर एक अंतिम व्यक्ति हमारे गांव का जो अंतिम व्यक्ति है, उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे बनी रहे, इसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ये तय करूंगा मैं जरूर कि मेरे गांव के व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान बनी रहे। इसके लिए मुझे क्या कदम उठाने पड़ेंगे और वो कितना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ये मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, लेकिन आप तो विलन हो गए उस मुस्कान को लाने के लिए। मैं कुछ उपद्रवी तत्वों के नजर में विलेन हूँ। सामाजिक जो पिछड़ा वर्ग है या अगड़ा वर्ग है, सबके नजर में, उन लोगों के नजर में मैं यही हूँ कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप एक तरफ ग्राम सभा के विकास की बात करते हैं, ग्राम सभा में एक शानदार सचिवालय जो जनपद में एक स्थान रखता है, उस तरह का सचिवालय बनवाते हैं, नाली खड़ंजा सड़क, ये सब आप करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते अपने गांव के स्वयं को हीरो, लेकिन बाहर के लिए विलेन। ये कुछ सामाजिक तत्वों के कारण है या कुछ वैसी आपकी छवि है अपनी? ये सिर्फ असामाजिक तत्वों के कारण है। मेरे ऊपर 3 मुकदमे पंजीकृत हैं और तीनों पॉलिटिकल मुकदमे हैं। मेरे पे कोई हत्या का प्रयास, लूट, छिनैती, डकैती, बलात्कार, ये मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। मेरे ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल मुकदमे हैं, जो भी हैं, जो मैंने अपने छात्र जीवन में या अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो मेरे को मुकदमे दर्ज हुए, यही मुकदमे है। कोई मारपीट का मुकदमा मेरे पे दर्ज नहीं है। एक घटना घटती है 14/15 अप्रैल की रात को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उस दिन जन्म जयंती था और उस रात को एक विश्वकर्मा परिवार की बिटिया घर से गायब होती है और उसकी डेड बॉडी जमनिया पुल के नीचे मिलती है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, इसको आप जरा बताएंगे? 14/15 की मध्य रात्रि की ये घटना है। श्रीराम शर्मा जी की बच्ची, जो मृतिका अनिशा शर्मा जी, अपने घर से मिसिंग थी, गायब थी। उनके परिजनों को पहले से ये जानकारी थी कि इनका संबंध, दोस्ती ब्राह्मण परिवार के उस लड़के हरिओम पांडे से है। जब वो मिसिंग होती है तो तुरंत इनके परिजन जाते हैं उनके घर खोजने के लिए। वहां बच्ची नहीं मिलती है। हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे के द्वारा इन सभी परिजनों के द्वारा मिलकर गांव में खोजा जाता है
कुछ भी जारी करते हैं लोग, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। दुर्भाग्यवश सुबह 5:15 बजे 5:30 बजे के आसपास उस बच्ची की डेड बॉडी गंगा जी में मिलती है। अब वो परिजन गए हैं थाने पे, तहरीर दिए हैं आत्महत्या की। उसके बाद से ये सारा खेल चालू हुआ है। इनको घर पे इनके जाने वाले इन्हीं के परिवार की एक महिला नेत्री है समाजवादी पार्टी की, इनका भी उसमें काफी रोल रहा है। जो समाजवादी विश्वकर्मा परिवार से है। वैसे इससे पहले उस घर में है तो उसी परिवार से संबंधित, लेकिन उनका उस घर में कोई आना जाना नहीं था। लेकिन इस घटना से उनका आना जाना शुरू हुआ और वो उस परिजनों को बरगलाने का प्रयास उससे की, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में थी। उनको एक अच्छा मुद्दा मिल गया था अपने आप को नेता साबित करने का, कि इसको हम गैंगरेप बता देंगे, इसको हम मर्डर बता देंगे, और सही चीज जो है वो पुलिस तो करेगी, सही चीज पुलिस करेगी आत्महत्या। परिजन भी जानते हैं कि पीएम रिपोर्ट में तो बोलेंगे कि आत्महत्या, लेकिन मैं गैंगरेप चिल्लाऊंगी, मैं मर्डर चिल्लाऊंगी तो ये चीजें प्रदेश स्तर तक जाएंगी और थोड़ा उनका नेम फेम होगा। तो परिजनों को बरगलाने का काम शुरू में उन्हीं के द्वारा किया गया कि ये रेप है। पीएम रिपोर्ट को भी मानने को तैयार वो नहीं थी। परिजनों से कहा कि ये पीएम रिपोर्ट गलत है, ये बदलवा दिया गया है। तो वो अपने जो उन्होंने ये पूरी घटना को बदलने का प्रयास किया उसमें वो कामयाब हो गई? नहीं, वो कामयाब तो नहीं होने दिया गया। जो सत्य है वो सत्य है। जिसने जितना अपराध किया है उसको उतनी ही सजा मिलेगी। इसका पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आपने कहा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, तो क्या पथराव की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई? नहीं, पथराव की स्थिति नहीं। देखिए, हम कभी भी किसी भी, जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल और मैं दे देता हूं। जिस दिन तय तिथि थी सपा के डेलीगेशन के आने की, वो तिथि थी 22 अप्रैल। उसी दिन 22 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आया था, पीड़ित परिवार से मिला और मिलके चला गया, क्योंकि वो एक शिष्टमंडल आया था। प्रतिनिधि मंडल के साथ वो एक शिष्टमंडल था। इनके प्रतिनिधि मंडल में अशिष्ट मंडल के लोग थे। इन 2000 की भीड़ लेके किसी के दरबारे संवेदना प्रकट कौन जाता है? मैंने ऐसा एग्जाम्पल कभी भविष्य में देखा नहीं था। ये पहला एग्जाम्पल है मेरी जानकारी में, पहला उदाहरण मैं कहीं कह सकता हूं कि मेरा ही गांव है कि जहां 2000 की भीड़ लेके किसी के दरवाजे आप संवेदना प्रकट करने गए थे। वहां आप संवेदना प्रकट नहीं करने गए थे, वहां आप जातीय हिंसा भड़काने गए थे, वहां का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने गए थे। मैंने वही उसको रुकने का कार्य किया। पथराव उनकी तरफ से ही हुए हैं, हम लोगों को चोटें भी आई हैं, तमाम लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन हम लोग चोट सहे। हम लोग तो मरने के लिए तैयार थे, लेकिन उपद्रव हमारे गांव में जातीय हिंसा नहीं होगी, ये हम लोगों ने पहले ही ग्रामीणों ने सुनिश्चित कर लिया था। आपने डेलीगेशन को रोका या समर्थक को रोका? हमने समर्थक को रोका। मेरी तमाम बाइटें पड़ी हुई हैं, वीडियो मेरे चल रहे हैं। मैंने 50 बार अपने वहां के अधिकारी महोदय से कहा कि इनके डेलीगेशन को चुन लीजिए और 15 हो, 20 हो, 25 हो, आप लेके जाइए, लेकिन जहां ये बॉर्डर लाइन है उसके आगे सिर्फ डेलीगेशन के ही लोग जाएंगे जो आप चुनेंगे। ये जो इतनी भीड़ है, अगर वो भीड़ उस दिन गांव में घुस गई होती तो मैं आपको बता देता हूं कि उस दिन नरसंहार मेरे गांव में हुआ होता। उनके पास हथियार थे, उनके पास डंडे थे, लाठियां थी, हॉकियां थी, वो पूरे हथियार और डंडे से लैस थे। उनकी पूरी तैयारी थी उस दिन जातीय हिंसा वहां करने की। तो आपके हिसाब से जो पथराव हुआ वो उनकी तरफ से हुआ? सबके हिसाब से। कल आप हमारे डीआईजी साहब की बाइट देख सकते हैं, उन्होंने बहुत गहनता से इसकी जांच की है। एक एक वीडियो क्लिप निकाला है उन्होंने और देखा गया है कि इस वीडियो क्लिप में कि पत्थर किधर से आ रहे हैं, लाठियां किधर से आ रही हैं। सपा की एक महिला प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि मैं भी ठाकुर हूं, यह गांव किसी के बाप का नहीं। नहीं, मैंने उनकी बाइट सुनी, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ये उनका एक पॉलिटिकल व्यू है। दो चीजें बताता हूं उनके बारे में। आने से पहले उनसे हमारी बात है, वो हमको फोन की थी। उस डेलीगेशन से आने से पहले हमको फोन की थी कि मैं भी उस बच्ची के घर आना चाहती हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम है, महिला की पीड़ा महिला ही समझ सकती है, आप आइए, मैं आपको लेके चलूंगा। उन्होंने कहा कि भैया आप रहिएगा जरूर। मैं बिल्कुल रहेंगे। लेकिन फिर वो अपना आने का प्रोग्राम चेंज करके वो डेलीगेशन के साथ आती। वो डेलीगेशन से पहले आने वाली थी, जो हमारी उनकी बात थी। उसके बाद वो डेलीगेशन के साथ आती है और प्रशासन के द्वारा जो पहले 5 लोगों की अनुमति दी जाती है, वो 5 महिलाएं थी, जिसमें शौर्या जी थी, विभा पाल बहन थी और 3 और महिलाएं थी, बिंदु बाला जी थी। 2 लोगों को मैं नहीं जानता हूं। मैं स्वयं उनको ले जाके और उनको उन परिजनों के घर मिलवाया हूं, स्वयं। डेलीगेशन से पहले? डेलीगेशन से पहले मैं स्वयं लेके, तमाम वीडियो पड़े हुए हैं,
डेलीगेशन से पहले मैं ले उनको स्वयं मिलवाया हूँ। उनके लिए उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम, उतना ही आदर है जितना मेरी अपनी बहन के लिए आदर है। उनका ये कहना कि किसी के बाप का नहीं है, जरूर ये किसी के बाप का नहीं है, कोई गांव किसी के बाप का नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुड़ जाऊं ये मैंने जीवन में सीखा नहीं है। मेरी जिम्मेदारी थी मेरे गांव को बचाना, और मैं उस जिम्मेदारी को के लिए वो कुछ भी कह ले, कोई गाली दे दे, कोई कुछ भी कह ले, कोई मुकदमा कर दे, जेल डाल दे, हर चीज के लिए मैं तैयार था। पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की गई। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और लोकसभा राज्यसभा की सांसद संगीता जी जाकर के आवास, 1.5 बीघा जमीन, आर्थिक मदद, ये सारी चीजों को उन्होंने पूरा किया। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन कल 5 लोगों का संभवतः गांव पहुंचने वाला है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का डर है, या सत्ता पक्ष ने जो पीड़ित परिवार को मदद की है उसके आनंद फानंद में यह भरपाई है? कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये सत्ता पक्ष जैसे कि जिस तरह से जहां जहां घटनाएं होती हैं, हमारी पार्टी वहां वहां ऐसी मदद करने के लिए तैयार रहती है, और किया भी, इसके तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। आप जब भी भूतकाल में देखेंगे तो ये उनका आनंद फानंद में लिया गया निर्णय है। क्योंकि अखिलेश जी को अब क्या भय है वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपना, फिर से भी मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से देखा है कि उसमें राजकुमार पांडे जी ने कहा है कि कल हम डेलीगेट की 4 लोग जाएंगे और पीड़िता को 5 लाख रुपए देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप शिष्ट तरीके से आइए, अच्छे तरीके से आइए, संवेदना प्रकट करिए, आर्थिक सहायता दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अराजक और उपद्रवी तत्वों को अभी भी वैसे ही रोक है जैसे पूर्व में थी। एक सोशल मीडिया की चर्चा हो गई तो एक प्रश्न मेरे जहन में आया कि सोशल मीडिया पर एक विषय चल रहा है कि रेप और हत्या, ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। जो बच्चे फंस रहे हैं वो ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, और इस डेलीगेशन का पोस्ट जो जिन्होंने किया है वो ब्राह्मण समाज के स्वयं को नेता मानते हैं और समाजवादी पार्टी के राजकुमार पांडे। तो ये या तो डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं तो दोनों पक्षों से मिले, या तो एक परिवार की मदद करें, दूसरे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ें। किस तरह की मांग आप इन लोगों से करना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि अगर जो भी सपा का डेलीगेट कल जा रहा है, मेरा ये कहना है कि आप दोनों परिवार से मिलिए, पीड़ित निशा परिवार से भी मिलिए और हरिओम पांडे, अभिषेक पांडे के परिवार से मिलिए। जितनी आपकी सिंपैथी निशा शर्मा के परिवार से है, उतनी ही सिंपैथी आपकी जो गलत फंसाया जा रहा है उसमें, उनके प्रति भी उतनी आपकी सिंपैथी उतनी ही होनी चाहिए। आपने तहरीर देखिएगा, अगर इस पूरे घटनाक्रम में किसी को सबसे ज्यादा सजा मिली है तो वो वही दोनों परिवार हैं ब्राह्मण के। उनका इतना अपराध नहीं है जितनी उनके पे धाराएं लादी दी गई है। आत्महत्या तक तो वो सही था, परिवार ने भी कहा है कि आत्महत्या है, मृत्यु का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दोनों में 302 के मुकदमे दर्ज है। दोनों बच्चों पे 302 के मुकदमे दर्ज है। एक बच्चा जेल में बंद है, एक बच्चा अभी कहाँ है किसी को सूचना नहीं है, पुलिस खोज रही है, वो मर गया, जी गया, डर के मारे आत्महत्या कर लिया, भगवान जाने क्या है। अब तो वो आने वाले भविष्य की बातें हैं। ये पूरे घटनाक्रम में जितना नुकसान, सभी तरह के आर्थिक लाभ और न्याय की लड़ाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया निशा शर्मा का केस, हर तरह के आर्थिक लाभ मिल गए, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस पूरे जितनी ये घटनाक्रम है उसमें एक पक्ष जो है वो दबा दिया गया। इस पूरी कहानी में एक ब्राह्मण लड़का है जिसे आरोपी बनाया गया, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो जेल भी चला गया। कितना कसूर है उसका? गांव का माहौल क्या है और जमीनी हकीकत, आप प्रतिनिधि होने के नाते ज्यादा वाकिफ हैं, आप उसको जरा हमें बताइए। धीरे धीरे गांव का माहौल शांत हो रहा है। बीच में कुछ जरूर घटनाएं ऐसी घटी थी कि थोड़ी माहौल में उत्तेजना लोगों में आई थी, लेकिन अब माहौल बहुत शांत है। अब बस ये प्रयास है कि जो सही चीजें हैं वही लड़ाई लड़ी जाए, जितना जो अपराध किया है उतनी वो सजा पाए। इस पूरी घटनाक्रम में आशुतोष सिंह आसू जो हैं वो सामने से दिख रहे हैं, भाजपा के नेता भी हैं, पर जो भाजपा संगठन कहिए वो सामने नहीं है। क्या पीछे खड़ी है आपके? जब मैं विगत जब से अपना होश संभाला हूं मैं, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूं। अभी भी मेरे पे दायित्व है सेक्टर संयोजक का, मेरे पिताजी का मंडल तक दायित्व था, जनसंघ से लेकर और भाजपा तक हमारा परिवार सफर किया है। मेरे पीछे भाजपा नहीं है, मेरे साथ भाजपा है, लेकिन इन जैसे उपद्रवियों के लिए भाजपा की कोई आवश्यकता
न भाजपा मेरे साथ उस उपद्रव को रोकने में है और न हमको साथ चाहिए। इन जैसे उपद्रवियों को रोकने के लिए भाजपा का एक अदना सिपाही ही काफी है। एक अदना सिपाही भाजपा का जो एक गांव लेवल का सेक्टर संयोजक है, सोचने को मजबूर कर दिया है इनके सुप्रीमो को। इनके सुप्रीमो सोच रहा है कि आखिर कौन है वो भाजपा ये होती है। हम लोग भाजपा से वो बीज जो अंकुरित हुए हैं, हम लोगों ने संघर्षों से राजनीति शुरू की थी। कहा जाता है कि करंडा की माटी दूसरे तरह की है। पूरे पीडीए के आंदोलन को अकेले आशुतोष सिंह ने रोक दिया। पूरे देश में इसकी चर्चा है, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। इतना सामर्थ्य, इतना बल कैसे मिल रहा है? लेकिन मुझे उस पीडीए नाम पे एक घोर आपत्ति है। मेरे साथ उस दिन पीडीए था, मेरे साथ पिछड़ा था, दलित था, अल्पसंख्यक था। मेरे तरफ के जैसे गांव के भी कुछ लोगों पे मुकदमे हुए हैं, वो पीडीए पे ही मुकदमे हुए हैं। ये लोग हमारे साथ थे पीडीए, उनके साथ पीडीए नहीं था। उनके साथ सिर्फ एक जाति विशेष के लोग थे, पीडीए हमारे साथ था। हर वर्ग, हर अल्पसंख्यक लड़के थे हमारे साथ उन उपद्रवियों को रोकने में। यादव समाज के भी कुछ लड़के थे, विश्वकर्मा समाज के लड़के थे। तो पीडीए तो हमारे साथ था और पीडीए ने ही रोका है उनको, मैंने नहीं रोका है। पीडीए का मेरे साथ जो समर्थन प्राप्त है, इसी की वो उसका रिजल्ट निकला कि हम लोग उनको रोकने में सफल रहे। जैसा आप बता रहे हैं कि पीडीए आपके साथ था, इस पूरी घटनाक्रम को देखें तो सवर्ण बना ओबीसी की राजनीति का रंग दिया गया। तो इस घटना में क्या आप मानते हैं कि इस घटना का मूल जो है वो जाति था, जाति संघर्ष कराना था? इस घटना का मुख्य उद्देश्य ही था, शुरू से फर्स्ट डे से नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने सेट कर लिया था कि इसको जातीय हिंसा भड़का के और इसका चुनावी लाभ लेना है। क्योंकि इनके जब भी आप इतिहास में जाएंगे तो आपको तमाम ऐसी चीजें मिलेंगी। इन्होंने ऐसी बहुत सी घटनाएं की हैं और हर जगह या अधिकांशतः जगह इन्होंने इससे सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन वही पीडीए का सहयोग था मेरे साथ कि हमने इनको सफल नहीं होने दिया है। इनकी मूल मंशा थी एकदम कि जातीय हिंसा भड़का देनी है और समाज को दो भागों में बांट देना है, अगड़ा पिछड़ा में। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग अगड़ा पिछड़ा नहीं जानते हैं, वो न्याय अन्याय जानते हैं। अगर वो दलित की बच्ची रहती तो जितने ठाकुर, जितने ब्राह्मण उसके लिए न्याय मांगते। ऐसा नहीं है, हम लोग सबके लिए कार्य करते हैं, सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं। कभी मौका मिले आपको तो आप गांव पे जाइएगा मेरे और मिलिएगा दलित समाज से, ओबीसी समाज से, पूछिएगा मेरे बारे में कि जैसे कि उनके कहने से पहले उनके दरवाजे में उपस्थित हो जाता हूं उनकी कठिनाई के समय में। मैंने बताया हुआ है, यही लोग कहते हैं कि सुख में भले उनको खोजिए न मिलेंगे, लेकिन दुख में बिना बुलाए मैं पहुंचता हूं। आपका कल एक पोस्ट है सोशल मीडिया पर, नो का मतलब नो, चाहे जो हो। किसको नो? उपद्रवियों को। अखिलेश यादव को? नहीं, असामाजिक तत्वों को। सपा को? सपा के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उनको। अच्छा, तो इस पूरे घटनाक्रम के अगर देखा जाए तो गांव का ही इस समय का वर्तमान में देखा जाए तो आपसी सौहार्द कैसा है? टूटा तो होगा कुछ ना कुछ, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, कुछ तो माहौल खराब होगा। 1% नहीं खराब हुआ है। हमने अपने बुद्धि से, गांव के लोगों की बुद्धि से, मेहनत से हमने वो बचा लिया है जो ये करना चाहते थे। 1% इन्होंने गांव का माहौल नहीं खराब कर पाया। इवन आज से 2 दिन पहले पीड़ित के परिवार को मेरे बारे में ही लोगों के द्वारा, इन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा जाके बतला दिया गया था। कल 2 घंटे में पिया हूं और उन्हीं के चाची हमारी चाय बनाई है, उन्हीं के दरवाजे पे चाय पिया हूं, 2 घंटे में था। सब चीजें अब सामान्य हो गई हैं, इस तरह की कोई बात मेरे गांव में नहीं है। आज ये जो लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा है, आप 5 सालों से गांव के प्रतिनिधि हैं, ऐसे कई संघर्ष और सामने आए होंगे, किसी का जिक्र करना चाहेंगे? मेरे गांव में भी अगड़ा पिछड़ा का ऐसा कोई लड़ाई मेरे संज्ञान में नहीं है। जब से मैं हूँ, मेरे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना मेरे यहाँ का ऐसा वातावरण है। हम बता देते हैं, वहां पे हम माइनॉरिटी में है, क्षत्रिय ब्राह्मण हमारे माइनॉरिटी में है, पिछड़ा दलित उसमें बहुसंख्यक है। उसके बावजूद ये 4th टाइम है, तीसरी बार मेरी माता जी प्रधान है वहां की, और एक बार बैकवर्ड सीट पे हमारे सहयोगी थे मिंटू नाव जी, वो थे। 3 बार से मुझे प्रतिनिधि बनने इतने लंबे समय में कभी ऐसा अवसर नहीं है, कभी ओबीसी के लिए आपने कोई लड़ाई लड़ी हो, कभी दलित के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो, कोई ऐसी घटना जिसका आप जिक्र करना चाहें? 10-20 घटना है, 1-2 नहीं है। मेरे यहाँ एक रामकेर पासवान जी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं, थाने के चौकीदार हैं।
एक छत्री लड़के ने उनको नशे में मार दिया था। छत्री नशे में एक लड़के को, उस लड़के ने रामकेर पासवान जी को मार दिया था। रामकेर पासवान जी को अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया हूं। उनकी तहरीर जो डाली गई थी उसके लेखक मैं ही हूं, तहरीर भी मैं ही लिखा था। थोड़ा सा जैसे कि तहरीर लिखने का और कुछ धाराओं का सब समाज में रहते हुए ज्ञान हो गया है। एक अच्छी तहरीर लिखी थी। बहुत गंभीर मुकदमे उनके पे दर्ज हुए थे। 308 दर्ज हुआ था, 307 दर्ज हुआ था, और उनको यहां से बेल नहीं मिली। यहां भी मैंने वकील किया, हाईकोर्ट पे भी वकील किया। मेरे साथ ये नहीं है कि आप किस समाज के लड़के हैं, मेरे साथ ये है कि जब मैं वहां पे हूं तो मैं गलत और सही देखता हूं। तो मैंने पासवान की लड़ाई लड़ी है, मैं दलित की लड़ाई लड़ी है। हमारे यहाँ कम से कम ऐसे 5 दलित 6 दलित हैं जिनको कि ब्राह्मण राजपूत के लड़कों से विवाद हुआ है, तो उस पर मैं थाने पे लेकर मुकदमा पंजीकृत करवाया हूँ। इस लड़ाई को भी आप हाईकोर्ट तक लड़ेंगे? जैसे इसमें ये तय है कि हम अपने जो भी बच्चे हैं, चाहे वो चीजें जो जांच, पुलिस तो जांच कर ही रही है, वो सही चीज निकाल के लेके आएगी। और जब सही चीज, जैसे ऑलमोस्ट सही चीजें निकल चुकी है, तो जिस अपराध जो उसने जो किया है, मैं बार बार देखिए कह रहा हूं कि जिसने जो अपराध किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर आत्महत्या हरिओम पांडे की वजह से हुआ है, वो बच्ची की है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं कि इसमें अगर हरिओम पांडे की वजह से उस बच्ची ने आत्महत्या की है तो उतनी की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। इसमें अगर कारण कहीं से भी उसकी मृत्यु के दोनों बच्चों में से, ब्राह्मण परिवार के बच्चों में से कोई है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी उतनी सजा मिले। विगत 1 हफ्तों से देखें तो आशुतोष सिंह का नाम जो है वो गांव से निकलकर जिला, प्रदेश, देश में हम लोग जानने लगे हैं। भले मिले ना हो, पर नाम अब जानते हैं कि आशुतोष सिंह आंसू हैं, कटरिया गांव के। राजनीति आप कर रहे हैं, ग्राम प्रधान हैं और प्रतिनिधि हैं। आगे की क्या तैयारी है? ब्लॉक प्रमुख, विधायक? जीवन में कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे पास रही ही नहीं। मुझे जन सेवा मेरा पहला कर्तव्य है, और मेरे पिताजी से मुझे सीख मिली है। आज से पहले एक, हमको लगता है कि 4-5 महीने पहले एक मेरा पॉडकास्ट हुआ था, अमित उपाध्याय जी आप लोग के सहयोगी हैं, उन्होंने लिया था। मैंने उन्हें बताया था कि मैं अपने आय का 50% जन सेवा में खर्च कर देता हूं। और ये जैसे कि किस तरह की सेवा? देखिए, जैसे कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। नाम ना, किस क्षेत्र? हाँ, मैं बता रहा हूं। जैसे कि मेरे यहाँ कम से कम ऐसी 50 बच्चियां हैं जिनकी शादी में योगदान मेरा अच्छा खासा रहा है। अच्छा खासा मतलब किसी को मोटरसाइकिल देना, टीवी फ्रिज देना, और तमाम प्रकार के सहयोग जितना मुझसे बन पड़ता है। कोई गरीब है जिसकी माता जी का देहांत हो गया, तेजी नहीं है, तो वहां से उनको पूरा सामग्री खरीदवाना, कोई इलाज कराना है किसी का, किसी की डेड बॉडी है, कोई बॉम्बे कोई दिल्ली देहांत कर गया, उनकी डेड बॉडी मंगाना, ऐसे तमाम कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं। लेकिन मैंने कभी आज तक सोशल मीडिया पे इसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन जब आप मेरे ग्राउंड जीरो पे जाएंगे कटरिया में, तो ये चीजें आपको स्वतः मालूम चलेंगी। जब पीएम रिपोर्ट में बलात्कार नहीं थे, हत्या जैसी संगीन धाराएं जो सुसज्जित हैं उस एफआईआर में, वो नहीं थी, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लगातार बलात्कार, रेप, इन शब्दों का जिक्र कर रही है, तो वास्तव में समाजवादी पार्टी किस तरह से न्याय दिला पाएगी विश्वकर्मा समाज को, या क्या करने से विश्वकर्मा परिवार को न्याय मिलेगा? जैसे हम लोग समाज में जो सभी लोग घूम रहे हैं, हम सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या बचा है विश्वकर्मा समाज के परिवार को न्याय के लिए? मुकदमा हो गया, जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हो गया, मुलजिम जेल में है, आर्थिक लाभ मिल गए, कोर्ट केस जो उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया, आर्थिक लाभ में उनको आवास मिला है, 5 लाख का कैश चेक मिला है, 1.5 बीघा जमीन का पट्टा हुआ है। ये सब कुछ तो हो गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश जी को अब कैसा न्याय चाहिए। अब उनको मैं बताता हूं कि इसमें कैसा न्याय चाहिए उनके द्वारा। तमाम ऐसे एग्जाम्पल सेट है, पूर्ण उदाहरण देखे गए हैं कि किसी पीड़िता को, किसी रेप पीड़िता या हत्या की पीड़िता के माता पिता को कहीं किसी जगह से, किसी विधानसभा सीट से उनको प्रत्याशी बनाकर उतारा जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि सियाराम शर्मा या उनकी पत्नी को ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में कहीं से प्रत्याशी बनाकर उतारे, तब जाके अब जो शेष बचा न्याय है वो हो पाएगा। अगर है हिम्मत तो ये करें। और मैं बता देता हूं आपको, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। सियाराम शर्मा और उनके पत्नी को ये कहीं से भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाते हैं, मैं प्रचार करने जाऊंगा, मैं स्वयं प्रचार करने जाऊंगा। भले पार्टी में रहूं ना रहूं, पार्टी के
लाइन को मैं क्रॉस करूंगा तो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अगर ये मेरे गांव की पीड़ित परिवार को खड़ी से प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं प्रचार करूंगा उसका जाके। आशुतोष जी, चूंकि आपके पास अनेक तरह की व्यस्तताएं हैं और उसके बाद भी आपने अपना पूरा समय दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।